नमस्कार दोस्तों, आप लोग का हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो आरआरबी एनटीपीसी 2024 की तैयारी हेतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं, उसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 4/1/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर एक सेट में मैं जीके जीएस का एनालिसिस तो करता ही हूं, साथ में करंट का न्यू अपडेट भी देता हूं। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर बने रहें, लाइक सब्सक्राइब कर दें एवं सभी सेट का लाभ लेते रहें। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कितने पर्यावरण कार्यकर्ताओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 मिला है? तो दोस्तों, यह 2019 में टोटल 6 व्यक्तियों को दिया गया है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2019 उसे मिलता है जो पर्यावरण के संरक्षण में बेहतरीन प्रयास या फिर कुछ अचीवमेंट हासिल करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण के बचाव हेतु सर्वप्रथम यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1972 में सम्मेलन किया गया और इसमें निर्णय लिया गया कि किसी खास दिन को निर्धारित किया जाए जिससे हम पर्यावरण दिवस के रूप में मना सकें, और यह पहली बार 5 जून 1974 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। तब से पूरा वर्ल्ड 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। करेंट की अगर बात करें तो 2024 में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन सऊदी अरब देश में मनाया गया और इसका थीम था मरुस्थली से निपटना। उसी थीम पे ये कार्य किया था। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अभी जस्ट हम बताए हैं विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी एग्जाम में पूछते हैं लगभग। सरदार सरोवर बांध किस नदी पे बना है? बांध से बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि बांध बना के सिंचाई, बिजली ये सभी का लाभ लिया जाता है। तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है और नर्मदा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी कहलाती है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। और नर्मदा अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा ही नहीं, कुछ ट्रिक एक याद रखिएगा, सोनम अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, सोनम कट समझिए, सो से सोन नदी, न से नर्मदा नदी और माँ से महानदी, तीनों अमरकंटक से निकलती है। तो इसलिए इस ट्रिक को याद रखिएगा। आगे अगर बांध की बात करें तो भाखड़ा नांगल बांध देखते हैं, 2 4 5 बोलते हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बराबर एग्जाम में पूछता है, सुन लीजिए। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पे है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो महानदी पर है, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है। काकड़ापारा परियोजना बांध ताप्ती नदी पे है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पे है। इसका ट्रिक याद रखिएगा कि अर्जुन के साथ कृष्ण रहते हैं, तो नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पे। इंदिरा गांधी सतलज नदी पे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है। इसका भी ट्रिक, माटी कौन खाते थे? तो कृष्ण भगवान मिट्टी खाते थे, तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे। सरदार सरोवर ये जो है नर्मदा नदी पे, अभी पढ़े ही, ये पूछता है। मेट्टूर बांध पूछता है, कावेरी नदी पे है। इडुक्की पूछता है, पेरियार नदी पे है इडुक्की बांध। टिहरी बांध बहुत चर्चित है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है, वो भागीरथी नदी पे है। तो इसको याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। कंप्यूटर से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, इसी में याद रखिएगा। यूएसबी का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। इसी में याद रखिएगा यूपीएस मतलब यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूनी इंटरप्टेड पावर सप्लाई, फिर से बोल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई और कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सा अंग पीत रस का उत्पादन करता है? तो मानव शरीर में यकृत जो है पीत रस का उत्पादन करता है। अब पीत जमा होता है पित्ताशय में, जो है पीत रस क्षारीय होता है और भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है। अच्छा, यही यकृत जो है यूरिया का निर्माण भी करता है। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। बाकी ऊपर अग्नाशय देखिए मिश्रित ग्लैंड है और इससे 3 एंजाइम निकलता है दोस्तों मुख्यतः। पहला की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन, दूसरा एंजाइम की अगर बात करें तो एमाइलेज, और तीसरा एंजाइम की बात करें तो लाइपेज। तो यह मुख्य रूप से तीनों एंजाइम जो है अग्नाशय से निकलते हैं। यकृत और क्या करता है?
तो यकृत पाचन हेतु जैव रसायन बनाता है, इसीलिए भोजन पचता है। अगर जिसका लीवर खराब रहेगा उसको भोजन पचने में दिक्कत होगी दोस्तों, क्योंकि उसका यकृत जैव रसायन नहीं बना पाता है, इसलिए बोलते हैं लीवर खराब है, पचने में दिक्कत होता है। तो कंप्यूटर में डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा को बाइनरी रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में बाइनरी दो रूप से बनता है दोस्तों, दो अंक से, 0 एवं 1। 0 का मतलब ऑफ होता है, 1 का मतलब ऑन होता है। बाकी कंप्यूटर में मुख्य रूप से 3 संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पहला में द्विआधारी जिसको बाइनरी बोलते हैं, दूसरा है ऑक्टल और तीसरा है हेक्साडेसिमल। ये तीनों संख्या पद्धति पर आधारित होकर कंप्यूटर में डेटा का संग्रहण किया जाता है। बाकी बाइनरी सिस्टम से ही इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बनते हैं, 0 1 मिलाकर, वही कंप्यूटर उसी भाषा को पढ़ पाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था? तो भारतीय संविधान में बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, अब तक 105 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें पहला संशोधन जो है 1951 में हुआ था। फर्स्ट संविधान संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया था दोस्तों, याद रखेंगे, 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित था? भूमि सुधार से। भूमि सुधार पूछेगा कोई कि 9वीं अनुसूची किस चीज़ के लिए जोड़ा गया था? तो भूमि सुधार से संबंधित था। 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम आया था। और एक चीज़ याद रखिएगा कि 9वीं अनुसूची के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता है, वाद विवाद, लेकिन जो 24 अप्रैल 1973 से पूर्व विषय है उस पर वाद लाया जा सकता है। अभी याद रखेंगे कि टोटल 9वीं अनुसूची में 284 विषय हैं। इनमें से जो विषय 24 अप्रैल 1973 के पहले लाए गए हैं उसमें वाद हो सकता है, बाकी वाला पे वाद विवाद नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवकलेश्वर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो नवकलेश्वर उत्सव उड़ीसा से संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ प्राचीन उत्सव ये है। इसमें सभी मूर्तियां को नई मूर्तियों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है। सभी मूर्ति बोलने से 3 मूर्ति वहाँ होते हैं। सुभद्रा का होते हैं जो कि कृष्ण की बहन माना जाता है, जिनका अर्जुन के साथ विवाह हुआ था। तो सुभद्रा, कृष्ण और बलराम, तीनों के मूर्तियों को बदला जाता है दोस्तों इस नवकलेश्वर उत्सव में। और यह मूर्ति विशेष प्रकार के नीम के लकड़ी से बनती है, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म कहा जाता है। बहुत सारे उत्सव और मेला पूछ लिए जाते हैं, जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का विशेष त्यौहार है। बिहू असम का कभी कभी पूछ देता है। भोगाली बिहू, बोहाग बिहू, ये सब असम का ही है। लोसांग सिक्किम में मनाया जाता है। ओनम केरल में मनाया जाता है। गरबा गुजरात में मनाया जाता है। छठ बिहार में मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी आपका महाराष्ट्र और गुजरात में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो कि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ किसने किया था? तो सुकन्या समृद्धि योजना का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। कब? 22 जनवरी 2015 को। और यह योजना का शुभारंभ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत किया गया। इसका सुकन्या समृद्धि योजना के अनुसार इनकम टैक्स कानून सेक्शन 80C जो है, इसके तहत अगर सुकन्या योजना में खाता किसी का खुला हुआ है तो इनकम टैक्स में छूट मिलेगा इस सेक्शन 80C के तहत। जन्म से 10 वर्ष की उम्र तक लड़कियों का खाता इसमें खोला जाता है। 250 रुपये में खाता खुलता है, याद रखेंगे। वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपया जमा इसमें किया जा सकता है सुकन्या समृद्धि योजना में। इसका लक्ष्य क्या है? तो लड़कियों को मान सम्मान देना एवं उसको बैंकों की पहुंच तक बनाना। बैंक से आम लोगों का पहुंच के लिए एक और आया था योजना दोस्तों, आप लोग को याद होगा, PM जन धन योजना, जो कि 28 अगस्त 2014 को लाया गया था, जिसमें आम नागरिकों को बैंक का खाता खोला गया था। इसका लाभ यह था कि इसमें 2 लाख दुर्घटना बीमा एवं 30,000 रुपये का जीवन बीमा लाभ दिया गया था। तो इसको याद रखिएगा। फूल में गर्भ केसर है। तो फूल में गर्भ केसर है मादा प्रजनन अंग।
फूल में जो है पुंकेसर पुरुष प्रजनन भाग होता है, स्त्री केसर मादा प्रजनन भाग होता है। तो मादा प्रजनन अंग फूल में गर्भ केसर भी है। जनन जो होता है दोस्तों दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन, एक अलैंगिक जनन। जिसमें मादा और नर का संयोग होता है ज़्यादा, वो लैंगिक जनन कहलाते हैं। और अलैंगिक जनन में ये मादा और नर का संयोग नहीं होता है। कभी कभी एक कोशिकीय जीव में भी लैंगिक जनन होते हैं, खुद से कर लेते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल ये सब में होते हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है कि यह जो है जनन विधि किस चीज़ से संबंधित है। जैसे मुकुलन विधि से जनन कौन करता है, तो हाइड्रा यीस्ट करता है। अमीबा द्विखंडन विधि से करता है, शैवाल विखंडन विधि से करता है। तो ये सब याद रखिएगा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। तो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज जावा है उसका आविष्कार जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। और इसका आविष्कार 1995 में हुआ था। और लैंग्वेज की बात करें तो एक C++ लैंग्वेज है। इसका जो है विकास 1972 में हुआ था। और कौन किए थे, डेनिस रिची। बाकी एक बेसिक भाषा भी है। बेसिक भाषा का विकास 1964 में हुआ था जॉन कैमेनी के द्वारा। एक लिस्प भाषा भी होता है कंप्यूटर का। लिस्प भाषा का विकास 1959 में जॉन मैकार्थी के द्वारा किया गया था। तो याद रखेंगे जावा 1995, C और C++ 1972 में, बेसिक भाषा 1964 में, लिस्प भाषा 1959 में। तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है। तो गोदावरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी होती है दोस्तों, है। इसे वृद्ध गंगा या फिर दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी गंगा गोदावरी, लेकिन दक्षिण की गंगा तो याद रखेंगे कावेरी नदी को बोलते हैं। गोदावरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, जबकि गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। यमुना की बात करें तो यमुना उत्तराखंड के उत्तरकाशी बंदरपूछ की चोटी से निकलती है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है यमुना नदी। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता है। तो हेपेटाइटिस ए विषाणु वायरस के कारण होता है दोस्तों। वायरस के कारण और भी खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स ये सभी वायरस के कारण होते हैं। हेपेटाइटिस यकृत को प्रभावित करता है, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, ये तो वायरस से होने वाले रोग हो गए। जीवाणु से होने वाले रोग में याद रखिएगा एक ट्रिक, पंडित का टिक न्यू है। पंडित का टिक न्यू है। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से कुष्ठ, न्यू से न्यूमोनिया, है से हैजा। ये सभी बीमारी जीवाणु से होते हैं। याद रखेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग में अगर बात कीजिए तो मलेरिया, कालाजार, निद्रालु व्याधि ये सभी प्रोटोजोआ से होते हैं। और मलेरिया ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। तो गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बाकी बांध का बहुत सारे तो फैक्ट मैं दूसरा क्वेश्चन में ही बता दिया था, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में याद रखें कि भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बहुदेशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना को किस महान व्यक्ति ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो सांची के स्तूप का निर्माण राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का जो है सागर जिले में है और भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। स्तूप रेलिंग का जो है काम शुंग काल में हुआ था। बौद्ध साहित्यों के अनुसार अशोक ने 84,000 प्लस स्तूप बनाए थे।
स्तूप जो होते बुद्ध के अवशेषों पर बनाए गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के चेला थे, यानी इन्हीं का शिष्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में एक राजप्रसाद बनाए थे लकड़ी का, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था, पत्थर का, लकड़ी का, ईंट का, तो लकड़ी का याद रखिएगा। चाणक्य के बारे में अगर जानते हैं तो चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य सभी इन्हीं का नाम है, और इनका सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र। बाकी आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बिंदुसार है और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो है तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। बाकी कैगा कर्नाटक में है, काकड़ापुर गुजरात में है, और कलपक्कम तमिलनाडु में है, तो इसको याद रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया भारत में। 1948 में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में। बाकी भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई पूछेगा तो 1954 बोलिएगा। ये सब चार का हो गया यहाँ, कैगा, काकरापारा, तारापुरा, कलपक्कम। एक याद रखिएगा नरौरा कहाँ है विद्युत संयंत्र, तो नरौरा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा राजस्थान में है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कोड नाम क्या है? तो इसका कोड नाम है ऑपरेशन शक्ति। यह 11 एवं 13 मई को 11 एवं 13 मई को राजस्थान के पोखरण में परीक्षण किया गया था और इसी का नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। लेकिन भारत में सबसे पहले परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था दोस्तों, 1974 में हुआ था, और इसका जो है परीक्षण कोड था स्माइलिंग बुद्धा, इसको याद रखिएगा। 1974 में जो परमाणु परीक्षण हुआ उसमें ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया था प्लूटोनियम 239। प्लूटोनियम 239 का प्रयोग ईंधन के रूप में किया गया था, तो इसको याद रखेंगे। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे, इसको भी याद रखिएगा। और पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था 11 एवं 13 मई 1998 को, इसको याद रखिएगा। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है? तो धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता तन्यता कहलाती है। तार के रूप में ढालेंगे तो तन्यता, और चादर के रूप में ढालने को आधात वर्धनीयता बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और सबसे अधिक आधात वर्धनीयता और तन्यता किसमें है? तो सोना में, औरम, Au सोना है प्रतीक उसका, Au प्रतीक है सोना का। सबसे अक्रियाशील धातु भी सोना ही आता है। बाकी चालकता के आधार पे आप जानते हैं, जिससे कि ऊष्मा और विद्युत का चालन हो, तो चालकता के आधार पे जिसमें विद्युत आसानी से जाता है तो सबसे ज़्यादा Ag है, चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम। लेकिन चांदी महंगा होने के कारण तार में तांबा का, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपर से सस्ता तार Al का, एल्युमिनियम का होता है। अभी हम देखें कि जो है वर्तमान में सबसे स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला धातु सोना है, और सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो K है, K फॉर पोटेशियम, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर कब सम्राट बना था? तो अकबर 1556 में सम्राट बना था। उसी में इसका राज्याभिषेक 1556 में पंजाब के कलानौर में हुआ था। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था, हमीदा बानो बेगम के पुत्र के रूप में, जबकि मृत्यु 1605 ईस्वी में हुआ था पेचिश रोग के कारण। अकबर का जन्म कश्मीर का शासक वीर साल के यहाँ हुआ था, यानी हिंदू शासक के यहाँ जन्म हुआ था अकबर का। अकबर ने बहुत सुधार किए, जैसे 1562 में दास प्रथा को खत्म करने का प्रयास किया गया। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1564 में जजिया कर बंद करने का काम किया गया। अच्छा, जजिया कर सबसे पहले किसके द्वारा लगाया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के शासनकाल में लगाया गया था पहली बार। फिर बंद अकबर कराया। बहुत बार एग्जाम में पूछता है दोबारा जजिया कर दोबारा किसके शासनकाल में चालू हुआ? तो औरंगजेब के शासनकाल में चालू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध थे।
तो राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। इन्हीं का फेमस चित्र संगीत सभा, शकुंतला, अर्जुन सुभद्रा का चित्र ये सब है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। त्रावणकोर के शासक थे। इनका जन्म 1848 में हुआ था और मृत्यु 1906 में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष में शुरू किए गए थे? तो यह 2016 में शुरू किया गया था नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? तो योजना आयोग पहले हुआ करता था, उसके स्थान पे नीति आयोग बना। योजना आयोग कब बना था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था और इसी के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी हैं। सुमन बेरी या बैरी जो भी। और सीईओ की बात करें तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं, BVR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनसैट फर्स्ट बी को कब शुरू किया गया था? तो इनसैट फर्स्ट बी को 1983 में शुरू किया गया था। यह एक संचार उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया। उसका नाम आर्यभट्ट था, आर्यभट्ट। बाकी अभी चर्चा में रहा था चंद्रयान 3, जिसे कि 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया LBM-3 के द्वारा, LBM-3M4 के द्वारा छोड़ा गया। LBM का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, तो इसके द्वारा छोड़ा गया था। बाकी अभी वर्तमान की अगर बात करें कि अभी वर्तमान में एक उपग्रह EOS-8 छोड़ा गया, अर्थ ऑब्जर्वेरी सैटेलाइट 8 छोड़ा गया। किसके द्वारा छोड़ा गया? तो SSLV-D3 के द्वारा छोड़ा गया। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। EOS को कब छोड़ा गया था दोस्तों? तभी हाल में 16 अगस्त 2024 को छोड़ा गया, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार 1859 तक दबा दिया था। यह शुरू हुआ था दोस्तों 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हो गया था। किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। सबसे पहले हुआ था विरोध इसमें कि मतलब बोला गया कहानी, एक बंदूक था, पुराना बंदूक ब्राउन बैस, उसके जगह पे ब्रिटिश सरकार ने नया एनफील्ड राइफल लाया और उसमें गाय और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे चलाने के लिए पहले मुंह से खोलना पड़ता था या काटना पड़ता था। इसी को जब भनक लगी तो मंगल पांडे एक सिपाही थे जो कि वीर बहादुर थे, वो सबसे पहले 29 मार्च 1857 को ऐसा करने से इनकार कर दिए और अपने एक ऑफिसर को गोली भी मार दिए। और इसी से धीरे धीरे फैलते गई और 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों के द्वारा पूर्ण रूप से विद्रोह कर दिया गया कि हम ऐसा बंदूक नहीं चलाएंगे, हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा। जून 2020 तक की जानकारी के अनुसार यूनेस्को द्वारा कितने विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया गया है? तो जून 2020 की जानकारी के अनुसार 1121 था, लेकिन आज तक की जानकारी के अनुसार याद रखिएगा कि 1200 प्लस हो चुका है दोस्तों। विश्व के जो है धरोहर स्थल 1200 प्लस को संरक्षित किया जा चुका है। और अभी जहाँ तक क्लास हम ले रहे हैं वो भारत के 43 धरोहर स्थलों को यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया जा चुका है। 43 में 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। मिश्रित कौन है? कंचनजंगा वाला, यानी कि टोटल 43 इतने जो है धरोहर स्थलों को यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया जा चुका है भारत का 43 का। अभी 43 वाला हाल फिलहाल का कौन है? तो मोइदम, इसको याद रखिएगा। मोइदम क्या है? तो
अहोम राजवंश के जो टीला दफन की प्रणाली थी उसी को संरक्षित किया गया है यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को की बात करें तो इसकी जो है स्थापना कब हुई थी, तो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरटीआई अधिनियम कब प्रभावित हुआ था, तो आरटीआई अधिनियम अक्टूबर 2005 में प्रभावित हुआ था दोस्तों, याद रखिए। हाँ आरटीआई अधिनियम 2005 में इसका मतलब होता है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन, माने किसी भी कारण से आप गुप्त रूप से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी भारत सरकार से लेने का आपका अधिकार है। इससे क्या लाभ होता है दोस्तों, प्रशासन में पारदर्शिता आएगी, लोकतंत्र इससे मजबूत बनेगा, भ्रष्टाचार पर रोक भी लगता है बहुत आरटीआई के कारण, डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने पत्थर का उपयोग किया जाता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीमेंट उद्योग में कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है सीमेंट उद्योग में, जैसे चीनी उद्योग में कच्चा माल के रूप में गन्ना का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से सीमेंट में मुख्य घटक लाइम होते हैं जिसको CaO बोलते हैं, सिलिका SiO2 सिलिका का सूत्र है, एलुमिना AlO3 एलुमिना होता है सीमेंट में, आयरन ऑक्साइड भी सीमेंट में होता है Fe2O3, जिप्सम भी होता है सीमेंट में CaSO4 × 2H2O, ये सब सीमेंट के घटक हैं दोस्तों। ये जिप्सम क्या करता है, CaSO4 × 2H2O जमने की जो दर है उसको कम करता है, जल्दी ना जमे, आराम से जमे तो मजबूती आएगी, दीवार या फिर पुल जो चीज़ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन में कितने देश सदस्य हैं, तो अभी तक भी टोटल 164 ही हैं, नवंबर 2020 तक क्या आज तक भी 164 देश ही हैं WTO में, विश्व व्यापार संगठन। WTO का नाम पहले गैट हुआ करता था, GATT, ये टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल अग्रीमेंट था दोस्तों। इसके जगह पे 1995 में WTO का स्थापना किया गया, 1995 में। इसमें अभी वर्तमान में 164 देश हैं, इसके महानिदेशक नगोजी ओंकोजी-इवेला हैं, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना को वर्ष डैश में शुरू किया गया, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना को वर्ष 2003 में शुरू किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अच्छा एक मतलब सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआत किया गया था, कहाँ से, तो झारखंड के रांची से, याद 2018 में। आप उसका नाम कमेंट करके बताइएगा, हम सब कुछ बता दिए। विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा योजना जिसके अंतर्गत 5 लाख रुपया दिया जाता था लोगों को, और रांची, झारखंड के रांची से शुरुआत किया गया। कब किया गया, 2018 में। आप लोग उस योजना का नाम कमेंट कीजिए। यह भी BPSC का उस समय 2018 का करंट अफेयर में पूछा गया था क्वेश्चन के रूप में। निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम आयु का नोबेल विजेता है, तो सबसे कम आयु का नोबेल विजेता मलाला यूसुफजई हैं जो पाकिस्तान के हैं। इनको 2014 में कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। कैलाश सत्यार्थी के बारे में बराबर पूछा जाता है, बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो। मलाला यूसुफजई को 2013 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है और सखारोव पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है यह पुरस्कार। और अभी नोबेल पुरस्कार 2024 का घोषणा कर दिया गया है। 2024 में कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार का अगर चर्चा करें तो याद रखिएगा, शांति का निहोन हिंडाक्यो को मिला है और साहित्य का नोबेल पुरस्कार हान कांग को मिला है। तो ज़्यादा ये दो पूछता है, साहित्य और शांति का पूछता है, इसको याद रखिएगा, शांति का निहोन हिंडाक्यो और साहित्य का हान कांग। बाकी सब आप रट के जाइएगा तो ठीक रहेगा, सबका एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज डैश में फहराया गया था, तो 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया था। उस समय लाल, पीला और हरा
ध्वज था, लाल, पीला और हरा ध्वज था, तो याद रखेंगे। 1907 में भी विदेशी धरती पर मैडम भिखाजी कामा ने भारतीय तिरंगा फहराया था, सप्तऋषि तारों वाला, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। 1929 की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पे भी तिरंगा फहराया था। आधुनिक झंडा की अगर बात करें तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया आधुनिक झंडा। जो अभी हम लोग तिरंगा देखते हैं, बीच में चक्र देखते हैं, पहले चक्र के स्थान पे चरखा हुआ करता था। भारत का पहला उच्च न्यायालय डैश में स्थापित किया गया था, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था और उस समय जो है उसके मेन जो न्यायाधीश होते हैं एलिजा एम्पे थे। अब भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में है, जबकि भारत का सर्वा जो सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट हैं, इसको याद रखिएगा। नया वाला आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित हुआ है। 200 अनुच्छेद 231 के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है। जैसे पंजाब और चंडीगढ़ का एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 में किया गया था। कहाँ? कानपुर में किया गया था। सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब मिल के सब लोग किए थे। राम प्रसाद बिस्मिल को 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड में फांसी भी दे दिया गया था। अच्छा, सचिंद्र सान्याल का एक फेमस बुक है बंदी जीवन, जिसे क्रांतिकारियों का बाइबल या फिर गीता भी कहा जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको तो रट ही लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान डैश पर था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान जो है यानी कि केंद्रित था यह कृषि क्षेत्र पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला। पंचवर्षीय मतलब 5 साल के लिए। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय कृषि था, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य विषय औद्योगिकरण था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराड डोमर मॉडल पर आधारित था और दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित था। इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए फोकस किया गया। बाकी 1966 से 69 तक हर साल एक साल का योजना अवकाश लाया गया, एक वर्षीय योजना चलाया गया 1966 से 69 तक, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है? तो प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है। यह भारत विभाजन पर आधारित है। यशपाल की अगर बात करें तो झूठ सच उपन्यास इनके द्वारा लिखा हुआ है। त्रिलोचन के द्वारा कविता संग्रह धरती लिखा गया है। धरती क्या है? तो कविता संग्रह है। नगेंद्र के द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखा गया है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो हाइड्रोस्टैटिक्स, यह जो है तरल पदार्थ के गुणधर्म से संबंधित है। ऊष्मागतिकी की अगर बात करें तो ऊष्मा और ताप का अध्ययन किया जाता है इस शाखा में। प्रकाशिकी में प्रकाश का अध्ययन किया जाता है। खगोल भौतिकी में खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। प्रकाशिकी में आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि प्रकाश के वेग को सबसे पहले कौन मापा? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में अभी भी वर्तमान में 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र परिषद को जो है इसके सुरक्षा परिषद को विश्व का पुलिसमैन कहा जाता है। टोटल संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 को वीटो पावर मिला हुआ है, जिसका ट्रिक मैं बहुत पिछला सेट में भी बता दिया हूँ। यू अरुफाची
यू से यूके मतलब इंग्लैंड ब्रिटेन जो भी कहिए, आ से अमेरिका, रू से रूस, फा से फ्रांस और ची से चीन, ये पांचों को वीटो अधिकार मिला हुआ है। बाकी 10 देश अस्थायी सदस्य हैं जिनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होती है, और ये तो सब दिन के लिए बने हुए हैं, तो याद रखिए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर और 1945 को किया गया था, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया था? तो साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में हुआ था, और यह 1928 में भारत आया था। इसके सभी 7 गो सदस्य थे, वो सभी गोरे लोग थे, अंग्रेज लोग थे, एक भी भारतीय नहीं था। इस कारण से इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ, और इसी विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। इसको लाठी से पीट पीट कर उनको मार दिया अंग्रेज लोग। साइमन कमीशन और बटलर आयोग, ये दोनों के संयुक्त रिपोर्ट पर ही 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो इसको याद रखेंगे। मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर का पीएच परास 7.35 से 7.45 तक चलता है। 7.45 तक क्यों चलता है? क्योंकि खून का, रक्त का, ये सब यहाँ होता है दोस्तों, याद देखिएगा। ट्रिक बताते हैं सबका, रक्त का ही क्या, सबका ट्रिक बता देता हूँ। नीसी समूदुलारस, नीसी समूदुलारस, मैं ऐसे ही रटा था, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, याद रखिए। पहले ट्रिक तौर पर रखिए 2.2, इसको फिर पॉइंट को गुना कीजिएगा तो 2.4 हो जाएगा, फिर पॉइंट वाला को गुना कीजिएगा तो 2.8 हो जाएगा। 2.2, 2.4, 2.8, 2 दूना 4, दूना 8 हो रहा है दूना। उसके बाद 6 याद रखिएगा, फिर 64 यानी 6.4, फिर 65 यानी 6.5, ऐसे याद रखिएगा। फिर 74, 6.4, फिर 84। पहले इसको याद रख लीजिएगा, 2.2, 2.4, 2.8, 6, 64, 65, 74, 84। अब ट्रिक को समझिए। नी से नींबू 2.2, सी से सिरका 2.4, सा से शराब 2.8, मुँह से मूत्र 6, दू से दूध 6.4, ला से लार 6.5, रा से रक्त, रक्त का 7.4, असा से समुद्री जल का 8.4। तो 2.2, 2.4, 2.8, 6, 64, 65, 74, 84 मन में बैठा लीजिए, कम से कम रट आ जाएगा। पीएच मान का निर्धारण हेतु पीएच स्केल सोरेनसन वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो याद रखिएगा। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रति वर्ष US डॉलर 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता है? तो अमीर देश कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय जिसको 12,000 डॉलर से अधिक हो, वो 2016 का रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार याद रखेंगे। अभी ये तो 2016 का ही है। प्रति व्यक्ति GDP के हिसाब से सबसे अमीर देश 2024 में लग्जमबर्ग है। लग्जमबर्ग से करेंट आप लोग पढ़े होंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला देश लग्जमबर्ग ही है। तो GDP के हिसाब से सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग है, जबकि प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से अमेरिका फर्स्ट में है और कतर, यही दोनों टॉप पे बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जो कि भारत का 50% बॉक्साइट उत्पादन करता है उड़ीसा। उड़ीसा का कोरापुट और कालाहांडी में बॉक्साइट उत्पादन होता है ज़्यादा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। विश्व में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उत्पादन करने का कार्य ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया जाता है। बाकी गुजरात में तो पेट्रोलियम उत्पादन होता है, और देखिए झारखंड में अभरक का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? तो पहली बार खेलों में ओलंपिक में जो है 1900 में भारत भाग लिया था दोस्तों। आधुनिक ओलंपिक की खेलों की शुरुआत 1896 में हो गई, याद रखेंगे, एथेंस से। और 1928 में भारत के द्वारा सर्वप्रथम हॉकी में गोल्ड मेडल लिया गया एम्स्टर्डम ओलंपिक में। अभी वर्तमान में याद करेंट अफेयर की बात करें तो 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 में हुआ पेरिस फ्रांस में। 33वां पेरिस ओलंपिक 2024 पेरिस फ्रांस में हुआ, जिसमें गोल्ड मेडल भारत एक भी नहीं जीत पाया, जबकि रजत पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया।
और उनके द्वारा भाला फेंका गया 89.45 मीटर। तो इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में हो सकता है पूछ ले। और 5 कांस्य पदक भारत के द्वारा जीता गया, यानी टोटल 6 मेडल भारत के द्वारा जीता गया। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।